हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2019 में आया था उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज काफ़ी लोगों ने बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में उसका सॉल्यूशन जो है काफ़ी मिस्टेक है, तो हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में paycon.in का लिंक है। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं, बिकॉज सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो इस चैनल के बेनिफिट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके कुछ अमाउंट पे भी कर सकते हैं, कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल के इम्प्रूवमेंट में बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप राइट आंसर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट। बोल रहा है डक्टिलिटी एक तरह का मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या होता है, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखकर बताना है। तो आपको पता है डक्टिलिटी एक तरह का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी भी रड को या मटेरियल को अगर हम लोग टेंशन फोर्स टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है, वो इलोंगेट होता चला जाता है, वो थीन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, वायर में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम लोग उस पर टेंशन फोर्स लगाएंगे तो एक तरह का प्रॉपर्टी हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, तो यही हमारा राइट आंसर है। वायर में कन्वर्ट हो जाता है डक्टिलिटी की वजह से, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल फॉर मटेरियल्स यूज्ड इन टूल्स। टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं मशीनिंग पर्पज़ के लिए, उस टूल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकता है। तो उस टूल्स में हार्डनेस होना चाहिए, बिकॉज वो रब करता है मटेरियल से, वर्कपीस से रब करेगा। टफनेस होना चाहिए, वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर से मटेरियल रिमूव ना हो जाए। तो ये सब प्रॉपर्टी होना चाहिए। मेन प्रॉपर्टी जो है ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ टफनेस। टफनेस जो होता है मतलब कोई शॉक, जैसे हम लोग किसी भी टूल को वर्कपीस में एंगेज करते हैं तो वहाँ पर शॉक वहाँ पर लगने का चांसेस होता है, तो वहाँ पर टफनेस अगर उसका अच्छा रहेगा, इम्पैक्ट लोड उस पर लगता है तो टफनेस अच्छा रहेगा, तो मटेरियल का लाइफ जो होगा लॉन्ग लास्टिंग होगा, तो इसलिए यहाँ पर टफनेस होगा। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर हार्डनेस दिया होगा तो हार्डनेस भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर टफनेस नहीं दिया होगा, या फिर हार्डनेस टफनेस दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दिया होगा, तो डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ मैक्सिमम डक्टिलिटी। इनमें से कौन सा है जिसका डक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उसको अगर हम लोग फोर्स लगाएं, टेंसाइल फोर्स लगाएं, तो वो थीन वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माइल्ड स्टील का जो होता है डक्टिलिटी कॉपर से, निकेल से और एल्युमिनियम से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर माइल्ड स्टील था आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट। हार्डनेस एक तरह का मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, तो हार्डनेस की वजह से कोई भी मटेरियल जो है दूसरे मटेरियल को कट कर सकता है, या फिर वो इंडेंटेशन जो होता है उस पर मान लीजिए क्रैक जो इनिशिएट होता है उसको वो प्रिवेंट करता है हार्डनेस को। हार्डनेस ज़्यादा होगा तो स्क्रैचिंग नहीं होगा, वियर रेजिस्टेंस उसका ठीक होगा, तो ये हार्डनेस वहाँ पर आता है। तो हार्डनेस की वजह से आप एक मेटल दूसरे मेटल को कट कर सकता है, या उस पर स्क्रैचिंग को प्रिवेंट करता है। रेजिस्टेंस जो इंटेंडेशन होता है, स्क्रैचिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैन कट अनदर मेटल को कट कर सकता है। ये तो है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ये तो डक्टिलिटी आपको रिप्रेजेंट करता है। कैन बी रोल्ड आपको वो फोर्जिंग से रिलेटेड आ जाता है कि उससे हम लोग वहाँ पर रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैन कट अनदर मेटल हो गया, अनदर मेटल को कट कर सकता है, उसको हार्डनेस बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ है आपके एग्जाम में पूछता है, वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे इलास्टिसिटी हो गया, उसी तरह से प्लास्टिसिटी हो गया, क्या क्या होता है, फोर्स लगाएं अगर रिमूव कर दिए, लोड लगाए रिमूव कर दिया, ओरिजिनल शेप में आ गया तो इलास्टिसिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया। तो ये सब आपको ध्यान में देना है। ब्रिटलनेस हो गया, ये सब आपको ध्यान में देना है। डक्टिलिटी क्या होता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हर बार आपके एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी और थियोरी में भी पूछता है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेरस मेटल। फेरस मेटल कौन सा इसमें से है, तो आपको पता होगा फेरस मेटल वैसा मेटल होता है जिसमें आयरन जो होता है वो मेन कंस्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में होता है, आयरन का क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होता है। तो फेरस मेटल यहाँ पर देख लीजिए, सबसे फर्स्ट है स्टील है। कॉपर में तो आयरन होता नहीं है, एल्युमिनियम तो अलग ही है, कॉपर भी अलग है, तो यहाँ पर स्टील ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टील जो होता है वो फेरस मेटल से ही बना हुआ होता है, उसमें आयरन के भी कुछ परसेंटेज होते हैं और कार्बन होते हैं और भी कंस्टिट्यूएंट उसमें मिले हुए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कास्ट आयरन हैज़, कास्ट आयरन क्या के पास मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कास्ट आयरन के पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है, मशीनेबिलिटी भी उसका अच्छा होता है और गुड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। तो कास्ट आयरन में भी वेरिएशन होता है, जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन आता है,
फिर वाइट कास्ट आयरन आता है। तो अलग अलग का थोड़ा सा अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर सिर्फ कास्ट आयरन ओवरऑल पूछा है, ओवरऑल मिलाकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कास्ट आयरन का कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी अच्छा होता है, मतलब उसको हम लोग कास्टिंग आसानी से कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ उसका अच्छा होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग जो भी मशीन का हैवी बेस होता है उसी की वजह से बनाते हैं। मशीनेबिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब इसलिए हम लोग मशीन कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन हैज़ ऑल ऑफ दीज, मतलब जो भी ऊपर दिया हुआ है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन। आपको पता होगा कास्ट आयरन में परसेंटेज, कार्बन का कुछ परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज आपको 1.4 से 4.3 तक, मतलब प्रैक्टिकली ये होता है। वैसे थियोरिटिकली जो आयरन कार्बन डायग्राम है वहाँ तो हम लोग 6 तक पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअल में होता नहीं है। प्रैक्टिकली 1.7 से 4.3 तक होता है। अब इसी रेंज में बीच में जो होता है अलग अलग कास्ट आयरन होता है, जैसे कि यहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन है, कहीं पर वाइट कास्ट आयरन आपसे पूछ सकता है, कहीं पर नोडुलर कास्ट आयरन पूछ देता है। तो यहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन ये कॉमन है थोड़ा सा, तो ग्रे कास्ट आयरन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो ग्रे कास्ट आयरन का जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है ऑप्शन में देख लीजिए, ये तो नहीं होगा, बिकॉज कास्ट आयरन का रेंज ही है 1.7 से 4.3 तक। तो इस रेंज के बीच में देख लीजिए कौन सा है, 1 से 2 ये भी नहीं होगा, 4 to 6.67 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 to 3.75। थोड़ा थोड़ा ये अलग अलग बुक से अलग अलग वेरी भी करता है, बट इसी रेंज के आसपास होगा, इसी रेंज के आसपास होगा, बिकॉज एग्जैक्ट तो काफ़ी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो बुक टू बुक थोड़ा डेटा वेरी करता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं आपको डेटा आपको मिल जाएगा 2.1 से 4 तक भी मिल सकता है, इस टाइप से वेरी भी करता है, या 3.6 से भी 6 तक भी हो सकता है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस रेंज आपको ध्यान में रखना है। कास्ट आयरन का रेंज जो होता है 1.7 से 4.3 होता है, उसी में अगर ग्रे कास्ट आयरन है थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, वाइट है तो थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। स्टील एलवाइज कंटेनिंग 36% निकल इज कॉल्ड। स्टील एलवाय है जो 36% निकल कंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग इनवार मटेरियल बोलते हैं। इनवार मटेरियल वैसा मटेरियल होता है जहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है काफ़ी कम होता है, मतलब अगर उसको हम लोग हीटिंग प्रोवाइड करें तो उसमें डायमेंशन में काफ़ी कम चेंजेस होता है निकल की वजह से, निकल प्रेजेंट होने की वजह से। तो निकल जहाँ पर 36% होगा वहाँ उसको हम लोग एलवाई को बोल देते हैं, एलवाई को बोलते हैं, इनवार बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो अलग ही मटेरियल हो गया स्टेनलेस स्टील, जिसमें से क्रोमियम होता है काफ़ी हाई क्वांटिटी में, हाई स्पीड स्टील होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 18% आपको वैनेडियम, 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है, 1% वैनेडियम होता है। तो अलग अलग होता है, इसमें निकेल नहीं होता, निकेल सिर्फ आपको यहाँ पर इनमार में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यूटेक्टाइड रिएक्शन अकर्स एट। यूटेक्टाइड रिएक्शन, इस टाइप से आपको आयरन कार्बन डायग्राम में 3 रिएक्शन दिखता है। एक यूटेक्टाइड हो गया, सेकंड दिखता है यूटेक्टिक दिखता है, और थर्ड दिखता है पेरीटेक्टिक दिखता है। तो अलग अलग का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो यूटेक्टाइड का टेम्परेचर जो होता है वो 723 या 727 के आसपास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 1147 जो है ये हमारा आपको यूटेक्टिक का है, ये हमारा यूटेक्टिक का है, आपको ध्यान में रख लेना है, बिकॉज ये भी पूछ सकता है। ये है हमारा पेरीटेक्टिक, पेरीटेक्टिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यूटेक्टाइड में यहाँ पर जो हमारा बन के आएगा नीचे में, मतलब यूटेक्टाइड वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पर स्टील की तरफ वाला पोर्शन हो जाता है, यूटेक्टिक हम लोग लगाते हैं जहाँ पर कास्ट आयरन की तरफ का पोर्शन हो जाता है, और ये वाला पोर्शन होता है वो डेल्टा फेराइट की तरफ का होता है। वो आप लोग अगर आयरन कार्बन डायग्राम देखे होंगे तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको यूटेक्टाइड रिएक्शन का टेम्परेचर याद रखना है, तो वो 723 के आसपास होता है। यूटेक्टिक का जो होता है वो 1147 होता है, और पेरीटेक्टिक का जो होता है वो 1498 होता है। और क्या बन कर आता है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। विच कंस्टिट्यूंट हैज़ बीसीसी स्ट्रक्चर, कौन सा इसमें बीसीसी स्ट्रक्चर है? तो बीसीसी स्ट्रक्चर आपको 0 डिग्री से आपको 910 डिग्री तक मिलता है। तो इस रेंज में जनरली जो हम लोग को मिलता है आयरन के फॉर्म में वो अल्फा फेराइट मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 910 से आपको 1400 के आसपास जो होता है वो हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर मिलता है। एफसीसी इसमें जो होता है ऑस्टेनाइट मिलता है, ऑस्टेनाइट मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है बीसीसी स्ट्रक्चर हमें पूछ रहा है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर 0 to 910 डिग्री सेल्सियस तक, और यहाँ पर अल्फा फेराइट मिलता है, तो अल्फा फेराइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही ऑस्टेनाइट अगर बोलता है तो ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर बीसीसी होता है, जिसका रेंज 910 से 1400 के आसपास होता है। और सीमेंटाइट तो नीचे में फॉर्मेशन होता है, उसका तो अलग ही है। और बॉक्साइट तो ये आपको एक तरह का एल्यूमिनियम का एलॉय हो गया, तो यहाँ पर ये तो होगा ही नहीं, तो अल्फा फेराइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉपर बेस्ड एलॉय, इसमें से कॉपर बेस्ड एलॉय कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। गन मेटल, इसमें भी कॉपर होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, और टीन भी होता है, इसको गन मेटल बोलते हैं। जैसे कि वाल्व बनता है, हमारा वाल्व जो होता है ये सब इसी से बनता है।
ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज में आपको कॉपर और टीन होता है, और मुंज मेटल में कॉपर और जिंक होता है। तो ये आपको ध्यान में देना। तो हमारा कॉपर बेस हलवाई पूछ रहा है, तो हर एक में आपको कॉपर आपको नजर आ रहा है, गन मेटल में भी, ब्रॉन्ज में भी, मुंज मेटल में भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, इसमें क्या क्या मिक्स करके बनाया जाता है ये पूछ रहा है। तो आपको अभी बता रहा था, ब्रॉन्ज में हमेशा हम लोग कॉपर और टीन बनाते हैं, तो ये ब्रॉन्ज होता है। एक और बहुत कॉमन है जिसको हम लोग ब्रास बोलते हैं, तो ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। तो ऊपर वाला जो ऑप्शन ए है वो ब्रास का फॉर्मेशन करता है, और नीचे वाला जो ऑप्शन बी है वो हमारा ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से कॉपर, टीन, जिंक ये मिलाकर आपको यहाँ पर ये मिलाकर आपको गन मेटल का फॉर्मेशन करता है, जो अभी आपको लास्ट स्लाइड में बता रहा था, गन मेटल। तो इस क्वेश्चन में पूछा है ब्रॉन्ज क्या है, तो ब्रॉन्ज आपको कॉपर और टीन मिलाकर बनता है। यहाँ पर बोला है ब्रॉन्ज के बारे में, तो ब्रॉन्ज आपको बता रहा था कॉपर और टीन मिलाकर बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ब्रॉन्ज ना पूछकर ब्रास पूछ दे तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, उसका भी राइट आंसर आप क्लेम कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, हीट ट्रीटमेंट इज डन टू, हीट ट्रीटमेंट किस लिए हम लोग करते हैं। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, वैसे 2019 में मैक्सिमम क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है। हीट ट्रीटमेंट इज डन टू रिलीफ इंटरनल स्ट्रेस, ये सही है। इंप्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये तो सही है, बिकॉज मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। टू रिमूव ट्रैप्ड गैसेज, ये भी सही है। ये हमें बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है ट्रैप्ड गैसेज को रिमूव करने के लिए, बट इसका अगर डिटेल सर्च कीजिएगा तो ट्रैप्ड गैसेज को भी रिमूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। जनरली हीट ट्रीटमेंट हम लोग इंटरनल स्टेज के लिए पढ़ते हैं, या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए पढ़ते हैं, हार्डनेस को इन्हांस करने के लिए पढ़ते हैं, या फिर डक्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए पढ़ते हैं, इसके लिए पढ़ते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट हमारा ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल स्टेज भी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है, और इंप्रूव ट्रैप्ड गैसेज भी है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, नाइट्राइडिंग इज अ प्रोसेस यूज टू। तो नाइट्राइडिंग हम लोग पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे, वहाँ पर केस हार्डनिंग एक टॉपिक आपको पढ़ना होगा, केस हार्डनिंग, या फिर आपको सरफेस हार्डनिंग जिसमें हम लोग सरफेस को हार्ड करते हैं। तो उसी में आपको मिलता है कार्बोराइजिंग, मिलता है साइनाइडिंग, मिलता है नाइट्राइडिंग मिलता है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है सरफेस हार्डनिंग में हमारा नाइट्राइडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इंक्रीज द सरफेस हार्डनेस, सरफेस का हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग नाइट्राइडिंग यूज़ करते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर बी भी सही है, अगर हम लोग सरफेस का हार्डनेस बढ़ा देंगे तो वियर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो बट यहाँ पर सरफेस हार्डनेस बेटर आंसर होगा, इसलिए आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज द सरफेस हार्डनेस। बिकॉज नाइट्राइडिंग एक तरह का प्रोसेस ही है जो सरफेस को हार्ड करने के लिए, कोर को हार्ड करने के लिए, ऊपर का सरफेस जो होता है, ऊपर वाला केस को हार्ड करने के लिए, केस को बोलते हैं उसको, केस को हार्ड करने के लिए ऊपर वाले सरफेस को, मान लीजिए मटेरियल है, बॉल है, इसको ऊपर वाले सरफेस को हार्ड करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नाइट्राइडिंग है। यहाँ पर अमोनिया गैस का यूज़ किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एनलिंग इज टू। तो जहाँ पर भी फुल एनलिंग होता है, एनलिंग का भी टाइप होता है, प्रोसेस एनलिंग होता है एक, जिसका यूज़ हम लोग इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। उसी तरह से एक फुल एनलिंग होता है। तो फुल एनलिंग जहाँ पर भी आपको बोलेगा, फुल एनलिंग हमेशा हम लोग फर्नेस में करते हैं, काफ़ी स्लो कूलिंग रेट होता है, यहाँ पर फर्नेस में करते हैं, स्लो कूलिंग रेट होता है। और फुल एनलिंग जहाँ पर भी बोलेगा वहाँ पर हम लोग हमेशा डक्टिलिटी पे ध्यान देंगे, ये हमेशा डक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और मशीनेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। तो हमेशा जहाँ पर फुल एनलिंग आपको दिखेगा वो हमेशा आपको डक्टिलिटी इंक्रीज़ करने पे ही टिक करना है। और प्रोसेस एनलिंग जो होता है वो इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करता है, मतलब पहले से जो अगर इंटरनल स्ट्रेस आ गया है उसको रिमूव करने के लिए प्रोसेस एनलिंग करता है। और यहाँ पर कार्बन परसेंटेज प्रोसेस एनलिंग में कम होते हैं, और ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर के लोअर देन क्रिटिकल टेम्परेचर पे होता है। तो उतना डिटेल आपको नहीं यहाँ पर जानना है, यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है फुल एनलिंग जो होता है वो हम लोग इंक्रीज डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस हार्डनिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा केस हार्डनिंग प्रोसेस है ये बताना है आपको। तो आपको अभी बता रहा था कि केस हार्डनिंग एक टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको 2 to 3 टाइप वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कार्बोराइजिंग भी है, साइनाइडिंग भी है, उसी तरह से नाइट्राइडिंग भी है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोराइजिंग भी पढ़ना होता है, साइनाइडिंग भी, नाइट्राइडिंग भी, इन सब से आपको केस को हार्ड किया जाता है, मतलब सरफेस को हार्ड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा आपको बता दे रहा हूँ, बिकॉज अगर इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो वो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ और सही आंसर लगा पाएँ, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा बता दे रहा हूँ। उससे आप ये नहीं हो समझिए कि काफ़ी लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन डिटेल आपको थोड़ा सा समझाते हुए बना रहा हूँ कि आपसे इससे रिलेटेड अगर पूछता भी है तो आप उसको बना लीजिएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी क्या होता है। तो पीवीसी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है
थर्मोप्लास्टिक वैसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग हीट सप्लाई करके फिर से मान लीजिए कोई हम लोग पार्ट्स बनाए और फिर से हम लोग हीट सप्लाई किए, उसका शेप हम लोग बदलना है, शेप बदल के हम लोग ऐसे कर दिए तो उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। और वही उसी का अपोजिट होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का जो शेप एक बार बन गया उसको हम लोग हीट सप्लाई करके फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको थर्मोसेटिंग बोलते हैं। तो पीवीसी एक तरह का मटेरियल है जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है जिसको हम लोग हीट सप्लाई करके फिर से इसको रिमोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं हीट सप्लाई करके, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अ कंपोजिट, कौन सा इसमें से कंपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर सियालोन जो है वो एक तरह का सिरामिक मटेरियल है, सिरामिक मटेरियल है, ये कंपोजिट नहीं है। वुड भी एक तरह का कंपोजिट है, इसमें भी सेलुलोज फाइबर इसमें होते हैं। कंक्रीट में भी मिक्सचर बनाया जाता है, सीमेंट और आपको सीमेंट उसमें रहता है, आप देखे होंगे सीमेंट रहता है, कुछ उसमें ब्रिक्स का पोर्शन रहता है, या फिर उसमें आप बोल सकते हैं कंक्रीट ये हो रहता है, गिट्टी टाइप का रहता है। और प्लाईवुड में भी आप देखे होंगे लेयर बाय लेयर कुछ बनाया जाता है ऐसे करके, तो वो भी एक तरह का कंपोजिट मटेरियल है। तो यहाँ पर सियालोन जो है वो एक तरह का सिरामिक मटेरियल है जिसमें से काफ़ी चीज़ें मिक्स करके बनाया जाता है। सिरामिक और कंपोजिट मटेरियल अलग अलग डिफरेंट होता है। कंपोजिट मटेरियल में सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स के फॉर्म में लेयर के फॉर्म में बनता है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सियालोन जो है वो कंपोजिट मटेरियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पाउडर मेटलर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपका थ्योरी में भी पूछता है, इसलिए पाउडर मेटलर्जी देखकर आप लोग जाइएगा। पाउडर मेटलर्जी में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे फर्स्ट प्रोसेस है कि पाउडर का फॉर्मेशन किया जाता है। आप कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, इसको आप डिटेल कर सकते हैं। पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन होने के बाद उसको हम लोग उसमें ब्लेंडिंग करते हैं जिसको हम लोग मिक्सिंग बोलते हैं। उसमें कुछ चीज़ हम लोग मिक्स किए, अगर प्रॉपर्टी को एनहांस करना है पाउडर का तो ब्लेंडिंग बोलते हैं उसको। जैसे कुछ लुब्रिकेंट ऐड कर देना, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देना उसमें कि उसका प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाए। फिर पाउडर का फॉर्मेशन हो गया, ब्लेंडिंग हो गया, उसके बाद हम लोग कॉम्पैक्टिंग करते हैं उसको डिफिनेट शेप में, जिस शेप में हम लोग को बनाना है उस शेप में हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कॉम्पैक्टिंग बोलते हैं। कॉम्पैक्टिंग के बाद हम लोग उसको सिंटरिंग करते हैं। सिंटरिंग में कुछ हीट सप्लाई करते हैं जो उसका मेल्टिंग पॉइंट से लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट पे उसको प्रोसेस करते हैं, सिंटरिंग करते हैं। तो यहाँ पर बोला कौन सा इसमें फॉलोइंग रिलेटेड है पाउडर मेटलर्जी से, कॉम्पैक्टिंग है, ब्लेंडिंग भी है, सिंटरिंग भी है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट इज अ, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट क्या है। तो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वैसा होता है जो सिर्फ आपको जो भी उसमें प्रॉब्लम है अंदर मटेरियल के अंदर, कोई भी मटेरियल में अगर डिफेक्ट्स है तो डिफेक्ट्स को देखने के लिए हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। यहाँ पर कोई भी लोड्स नहीं लगाया जाता। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ के लिए करते हैं। तो डाई पेनिट्रेंट जो है या पेनिट्रेशन टेस्ट जो है वो एक तरह का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमने देख लिया है, ये क्वेश्चन लास्ट था। आप देख लीजिए आपका कितना आउट ऑफ कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था, मतलब अगर 20 में आप 50 भी बना लोगे, 15 भी बना लोगे तो काम आपका हो जाएगा। तो वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंजीनियर सरदार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। फेसबुक पर भी पेज अपना बना हुआ है इंजीनियर सरदार के नाम पर, वहाँ पर भी आप पेज को लाइक करके वहाँ पर भी मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर चैनल को डोनेट करना है, कुछ अमाउंट सपोर्ट करना है पर्सनली, बिकॉज का सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इसके इंप्रूवमेंट के लिए भी कुछ अगर आप डोनेशन करना चाहें तो आप फ्री ऑफ, आपको जो भी अमाउंट देना चाहें आप कर सकते हैं। उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि न्यू लेक्चर जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।